हेलो एवरीवन। सो हम हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ये फर्स्ट लेक्चर है आपके न्यू सब्जेक्ट का, जो कि है पॉलिटी। योर न्यू सब्जेक्ट विच इज़ पॉलिटी। पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी क्या पॉलिटिकल साइंस ही है, या इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉल साइंस जो हम पॉल साइंस पढ़ते आ रहे हैं? सो क्या ये वही है या क्या ये कुछ डिफरेंट है? आज हम देखेंगे कि पॉलिटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिटी, ये जो आज से हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये हमें पता है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा आर्टिकल 51A तक आता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज तक है। उसके वहाँ तक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, DPSPs पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। इसके आगे का जितना भी पार्ट होता है, आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स, ये होता है हमारा पॉलिटी। दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉलिटी। तो दोनों को हमने अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? फर्स्टली फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन पॉलिटी। तो हमने इनको ऐसे डिवाइड क्यों किया है? फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या राइट्स है एक इंडिविजुअल के, क्या ड्यूटीज़ है, स्टेट की क्या ड्यूटीज़ बनती है टूवर्ड्स द इंडिविजुअल्स और टूवर्ड्स द सिटीजन्स। ये सब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जब हम पॉलिटी के ऊपर आते हैं, तो पॉलिटी इज स्ट्रिक्टली टेक्निकल। पॉलिटी इज स्ट्रिक्टली टेक्निकल। कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। इसमें आपको केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं, आपको जजेस के कमेंट्स देखने पड़ते हैं, आपको उसमें जो आर्टिकल है, बेयर एक्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल बहुत छोटा सा है। जैसे आर्टिकल 14 ही ले लीजिए आप, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बट उसका इंटरप्रिटेशन इट्स ह्यूज। लाइक आप उस पर एक पूरी बुक लिख सकते हैं आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन पे। इसका इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा है। वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस, इंटरप्रिटेशंस की ज़रूरत है। बट पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स। कई ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी में भी जिसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। Otherwise, 90% of the part of the polity is all about बेयर एक्ट रीडिंग। जो 90% आपका पॉलिटी का पार्ट है, वो बेयर एक्ट के बारे में है। वो कैसे हमें करना है, उसमें हम क्या क्या, हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे, पॉलिटी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी। क्योंकि अब सब्जेक्ट कोई अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है किस बारे में, वो सब्जेक्ट के उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या वो सब्जेक्ट हम पहले कभी पढ़ चुके हैं, क्या ये सब्जेक्ट रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ने का मोटिवेशन देखेंगे, तो वो मोटिवेशन आपको सिर्फ तभी आएगा जब आपको उसकी रेलेवेंसी के बारे में पता हो। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता है कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उसको पढ़ने का मन भी नहीं होगा, आपको उसको पढ़ने का मोटिवेशन भी नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक आप कोई भी लेक्चर देखेंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे अगर, तो उसका जो फर्स्ट लेक्चर होता है, उसमें आई ऑलवेज टेल यू कि इस सब्जेक्ट की, जो हम फ्यूचर लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट की एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंसी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इन दी एग्जाम्स। एग्जाम्स में वो सब्जेक्ट किस तरीके से ज़रूरी है, कितना रेलेवेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम करेंगे
फर्स्ट लेक्चर में. आई ऑलवेज डू इट बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू मोटिवेट टू स्टडी दैट सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है अगर आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है. लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में लगता है कि ये तो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स रीडिंग दैट सब्जेक्ट. तो इसीलिए एक सब्जेक्ट की रेलेवेंसी पता होना, उस सब्जेक्ट का पूरा आपको पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट लेक्चर है, आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में. हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको सिर्फ ब्रीफली 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी कि हम उसमें क्या करने वाले हैं, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि हम लोग वी विल बी मूविंग फर्दर. हम आगे किस तरीके से चीज़ें करेंगे, इस चीज़ का आपको एक आइडिया हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में बता दूंगी. So let's start with the lecture number 1, that is introduction to the subject of polity. हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी. अब पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी वर्ड हमें सीधा याद दिलाता है पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस मतलब स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. दैट मीन्स जो भी हम देखते हैं हमारे पॉलिटिक्स में, जैसे कि इलेक्शंस हुए, एवरीथिंग जिसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी सीएम है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबके रिगार्डिंग जो आपकी स्टडी है उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज पॉलिटिकल साइंस प्लस द अदर पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जुडिशरी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगी, तो जुडिशरी भी पॉलिटी के अंदर आती है, प्लस द अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे कि फेडरल फीचर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है? फेडरल है तो क्यों है? कौन सी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको एक फेडरल स्टेट बनाते हैं? और अगर यूनिटरी है तो क्यों है? कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको एक यूनिटरी स्टेट बनाते हैं? तो इट डिपेंड्स. उसके अलावा सिटीजनशिप के बारे में, इंडिया में वी फॉलो सिंगल सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ता है. ऑलराइट. अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये, उसके बारे में. अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? इट डिपेंड्स ऑन द अमेंडिंग पावर एंड द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट्स, तो वो आप पढ़ोगे. इसके बाद लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं. लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, एटसेट्रा. जितनी भी लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं हम वो पढ़ते हैं. सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स के जितने टॉपिक्स हैं वो, प्लस द अदर पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द जुडिशरी, एंड ऑल्सो इसमें हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस. जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. अदर फीचर्स में मैंने आपको बताया इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे. इसमें आपके फेडरलिज्म के रिगार्डिंग मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आएगा. सेपरेशन ऑफ पावर एज एन कि कैसे लेजिस्लेटिव सेपरेशन ऑफ पावर है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन ऑफ पावर है, और कैसे फिनेंशियल सेपरेशन ऑफ पावर है. तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम पढ़ते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ऑलराइट.
इसके बाद हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर आप पॉलिटी देखेंगे, सो पॉलिटी इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। ये बहुत छोटा सब्जेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। छोटे सब्जेक्ट्स एज इन कि कम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हों, इसमें आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स हैं, इट्स जस्ट 51-52 आर्टिकल्स आर देयर। बट पॉलिटी का अगर आप पार्ट देखेंगे तो फ्रॉम आर्टिकल 52 टिल द लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 395, सारे आर्टिकल्स आपके पॉलिटी के अंदर आते हैं। सो बेसिकली पॉलिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। इवन फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं 5 टू आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, वो सिटीजनशिप के हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल वाले पार्ट में आते हैं, मतलब पहले वाले पार्ट में आते हैं, बट स्टिल हम उनको पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो पॉलिटी का अगर आप स्कोप देखोगे तो इट्स वास्ट, काफी सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है। बट जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज हाईली 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 बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट। इसमें आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप सिर्फ बेयर एक्ट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट है, आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। बेसिकली आई विल राइट सबसे ज़्यादा इसमें जो इट इज़ द की टू दिस सब्जेक्ट इज बेयर एक्ट। बेयर एक्ट अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका 95% ऑफ द पॉलिटी इज डन। आपका 95% ऑफ द पॉलिटी इज डन अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से कर ली। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट से ही आप पूरा पॉलिटी कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आपको कोई अदर टेक्स्ट बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमेंट्री रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट द बेयर एक्ट एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हाँ बेयर एक्ट के बाहर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो नोट्स आपको क्लासेस में दिए जाते हैं, जो मैं रेफ़र करती हूँ अपने क्लासेस में, तो आपके क्लास नोट्स और आपके बेयर एक्ट मोर देन इनफ। अगर आपने ये दोनों चीज़ें पूरी कर ली तो इट विल अमाउंट टू 100% ऑफ योर सिलेबस। 95% तो आपका बेयर एक्ट से ही कवर हो जा रहा है। बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि यूनियन जुडिशरी है, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फेडरलिज्म है। इस पे कुछ केस लॉज होते हैं, इस पे कई सारे एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो उसके लिए आपके क्लास नोट्स हैं। आपको जो क्लास नोट्स दिए जाएंगे दीज आर एग्जॉस्टिव। इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपके क्लास नोट्स पूरे दीज आर लाइक सफिशिएंट। आपको इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो बेयर एक्ट है, दिस बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको बेयर एक्ट अच्छे से लर्न करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको, चाहे आप कुछ करें, आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। हु is eligible to become the president, तो he must be a citizen of India, उसकी एज लिमिट, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको क्या है, ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली याद करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपसे अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो अब आप इस पे घुमा फिरा के, यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश, यू हैव टू स्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द आर्टिकल इन द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में उस आर्टिकल में along with the article numbers, इस सब्जेक्ट के अंदर यू हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल नंबर्स ऑल्सो। जनरली मैं आपको सेक्शन नंबर याद करने के लिए आई ऑलवेज से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे जब हम एविडेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था डाइंग डिक्लेरेशन है, ऑलराइट, सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट,
रेस गेस्ट है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपको सेक्शंस याद होने चाहिए. यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक्स इन दीज सेक्शंस. कोरॉबरेशन है, ऑलराइट. बट कई और दूसरे सेक्शंस होते हैं जिनके लिए ये होता है कि आप सिर्फ उनको समझ लो, आपको सिर्फ उसका कंटेंट पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर एग्जैक्ट याद होना इट इज़ नॉट नेसेसरी. बट अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आर्टिकल नंबर्स याद होने चाहिए. जब आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, चाहे एमसीक्यूज करोगे या फिर आंसर राइटिंग करोगे, उसमें जो भी क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में और कुछ है नहीं. अब वो पॉलिटी में जो भी चीज़ पूछ रहे हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. क्योंकि अब वो क्या पूछेंगे, हाउ एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ अ लॉ, लाइक बिल कैसे बनता है, बिल क्या होता है, कितने टाइप के बिल होते हैं, देन बिल लॉ कैसे बनता है, बिल एक्ट कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसीजर पूछ लिया. तो ऑब्वियसली उसमें एवरीबडी नोज कि कुछ उसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखेगा. सब लोग क्या लिखेंगे, वही प्रोसीजर लिखेंगे जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है. बट to just enhance the quality of your answer, you have to write the article numbers also. For that you have to memorize all the articles from article 52 onwards, specifically वो articles जो कि मैं क्लास में डील करूँगी, वो टॉपिक्स जो कि मैं क्लासेस में डील करूँगी, वो सारे वो वाले टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो उसके आर्टिकल नंबर्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन टॉपिक्स के जो हम क्लास में डील कर रहे हैं. अदर मैंने जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई है उसमें लास्ट है रेसिड्यूरी टॉपिक्स. वो रेसिड्यूरी टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लास्ट लेक्चर के दौरान बताऊँगी. वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि हम क्लास में नहीं डील करेंगे. इसका मतलब वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम कुछ चांस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने उसको रेसिड्यूरी टॉपिक में डाला है. उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सेल्फ रीडिंग करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी. उनके आपको आर्टिकल नंबर याद होना ज़रूरी नहीं है, बट वो टॉपिक्स जो हम क्लास में करेंगे, जिसके हम लोग लेक्चर्स फॉलो करेंगे, वो आर्टिकल्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. आपको बेयर एक्ट रीड करनी है. पॉलिटी को लर्न करने का, पॉलिटी को प्रिपेयर करने का एक ही मंत्र है, आपको जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार यू हैव टू रीड दी बेयर एक्ट. जितनी ज़्यादा बार आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी याद होंगे, आपको सेक्शंस जल्दी याद होंगे, आपको प्रोविजंस याद होंगे, आपको प्रोसीजर याद होगा, सारी चीज़ें. बिकॉज इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं. बिल कैसे पास हो रहा है, अच्छा अब कौन से प्रोसीजर में किस टाइप की मेजॉरिटी है, सारी चीज़ें एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. रिमूवल है अगर, तो रिमूवल कैसे होगा, प्रोसीजर फॉर रिमूवल हर किसी का अलग अलग है. प्रेसिडेंट का अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट जज का अलग है, गवर्नर का अलग है. ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं होंगी. यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट n number of times. Do not count the number of times you are reading it. You have to read the Bare Act n number of times. आपको पढ़ना होगा उसको, जितनी बार पॉसिबल है आप उतनी बार पढ़िए. प्लीज़ उसके इंडेक्स को पढ़िए, उसके इंडेक्स को याद करने की कोशिश कीजिए. आपको याद होना चाहिए, स्पेशली ये जो बेसिक वाले आर्टिकल्स हैं जिसमें कि है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारी चीज़ें आपको, स्टेयर डिसाइसिस, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल्स, रिट की पावर वाला आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझ लीजिए ये जो मैं जो भी टॉपिक्स हम यहाँ क्लास में डील करेंगे, इट विल कवर 98% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 98% क्वेश्चंस का जो टॉपिक्स हैं वो हम क्लास में डील करेंगे. रिमेनिंग 2% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर ऑलवेज अनसर्टेन. हो सकता है कि रिमेनिंग में से कुछ ना आए और हम 100% उसी में से आ जाए जो हम क्लास में से कर रहे हैं, बट 98 से कम कभी नहीं होगा.
हमेशा हम क्लास में वही चीज़ें कराते हैं जो कि आपका 98% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाए। ये जो 2% रिमेनिंग है, इसके लिए कोई भी कभी भी श्योर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनको हम रेसिड्यूरी टॉपिक्स में डालते हैं। जो आपको रीड करने हैं आपको उनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके रेसिड्यूरी टॉपिक्स में आएंगे। वो भी मैं आपको लास्ट लेक्चर के दौरान बताऊंगी कि ये रेसिड्यूरी के अंदर कौन से आर्टिकल्स आएंगे, और वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। देन यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन एंड दे विल नॉट बी मैनी, बहुत कम आर्टिकल्स होंगे जो हम ऑब्वियसली स्किप करेंगे। मोस्टली मेजर पोर्शन 98% जो है वो हम कवर कर लेंगे। ऑलराइट, सो ये है, मैंने आपको बताया कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, बेयर एक्ट से करना है और क्लास नोट से करना है। वो भी आपको कैसे करना है, आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जब हम देखेंगे तो मैं आपको तब उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से बता दूंगी कि कौन से टॉपिक में आपको क्लास नोट सबसे ज़्यादा रेफर करने हैं और कौन से टॉपिक में आप अगर सिर्फ बेयर एक्ट भी रीड करेंगे तो वो भी ओके होगा। ऐसे टॉपिक्स जिसमें सिर्फ बेयर एक्ट सफिशिएंट है, तो क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो मैं भी आपको बेयर एक्ट रेफर करके ही पढ़ाऊंगी। सो इवन इफ आप क्लास नोट भी देख रहे हैं तो क्लास नोट में भी आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस मिलेंगे अलॉन्ग विद द एडिशनल नोट्स। तो आपको अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से रेफर करना है, रिवाइज करना है और आपको बेयर एक्ट को रीड करना है, आर्टिकल नंबर्स को याद रखना है। ये तो था पहला पॉइंट कि आपको ये पढ़ना कैसे है। दूसरा पॉइंट, पॉलिटी की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर मैं पॉलिटी की इंपॉर्टेंस की बात करूं, एज इन इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस एज इन एग्जाम वैल्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जुडिशरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से आई मीन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल्सो। तो एग्जाम से मेरा मतलब सिर्फ प्रीलिम्स का या सिर्फ मेंस का नहीं है। एग्जाम से मेरा मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल्स का है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की एग्जाम वैल्यू जो है, इट इज मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट। यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग एविडेंस एक्ट, एविडेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। व्हाई? बिकॉज एविडेंस एक्ट इज द ओनली एक्ट जिसमें आपको ऐसा फीचर मिलेगा कि वो आपके सिविल पेपर में भी पूछा जाता है, वो आपके क्रिमिनल पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए एविडेंस एक्ट इज द ओनली एक्ट जो एक साथ दो पेपर्स में पूछा जाएगा। अगर आप अपने मेंस की बात करो, प्रीलिम्स में ऑब्वियसली सिविल और क्रिमिनल का अलग पेपर नहीं होता है, इट्स ऑल कंबाइंड। बट अगर हम मेंस की बात करते हैं तो सिविल लॉ के पेपर में आपका एविडेंस एक्ट के सिविल प्रोविजंस पूछे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ के पेपर में आपके एविडेंस एक्ट के क्रिमिनल प्रोविजंस पूछे जाते हैं। सो दोनों जो है, दोनों पेपर्स में इसका अच्छा खासा वेटेज, और एविडेंस एक मेजर लॉ है तो ऑब्वियसली इसका जो वेटेज होता है दोनों पेपर्स में काफ़ी ह्यूज होता है। तो एविडेंस का काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है व्हेन इट कम्स टू योर मेंस एग्जामिनेशन। सेम इज द केस विथ पॉलिटी। पॉलिटी, स्पेसिफिकली पॉलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं बेसिकली। उसमें से एमसीक्यूज बनने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर मैं आपके पॉलिटी की बात करूं और अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो कोई भी स्टेट का आप प्रीलिम्स देख लीजिए, बी इट एनी स्टेट, 20 to 25 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलेंगे इसमें, फॉर श्योर आपको 20 to 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर श्योर, दिस इज अ गारंटी। व्हाई? बिकॉज पॉलिटी में मैंने आपको बताया बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, तो इसमें से एमसीक्यूज बनाना इट्स वेरी इजी टू फ्रेम एमसीक्यूज फ्रॉम पॉलिटी। तो इसीलिए 20 to 25 क्वेश्चंस का जो मेजर पोर्शन होता है वो पॉलिटी में ज़रूर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज राइट नाउ। अभी नाउ वील मूव ऑन टू मेंस एंड इंटरव्यू। अभी मैं सिर्फ आपके एमसीक्यूज की बात कर रही हूँ, चाहे वो राजस्थान का पेपर हो, चाहे वो स्पेशली यूपी का पेपर हो। यूपी के पेपर में एक स्पेशल बात है, मैं बताऊंगी अभी आपको। चाहे वो बिहार का पेपर हो,
इसमें भी स्पेशल फैक्टर है पॉलिटी के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका एमपी जुडिशरी का पेपर हो, चाहे दिल्ली जुडिशरी का पेपर हो, चाहे हरियाणा जुडिशरी का पेपर हो, बी इट एनी अदर पेपर एक्सेट्रा, उत्तराखंड का पेपर हो, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा पोर्शन आता है पॉलिटी का। इन सब एग्जाम्स में, उत्तराखंड में भी इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब एग्जाम्स में मिनिमम, आप समझ के चलो, मिनिमम 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ 20, एंड 20 इज अ गुड नंबर। 20 क्वेश्चंस, अगर आरजेएस की आप बात करोगे, आरजेएस में होते ही 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस तो आपके लैंग्वेज के होते हैं, 70 क्वेश्चंस लॉ के होते हैं। अगर उस 70 में से 20 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के हैं, और पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी में घुमाने फिराने वाला कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़नी है। अब प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है, इसमें आप क्या घुमाओगे फिराओगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चंस पॉलिटी के होते हैं और वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस। Polity is a very, very, very scoring subject because of the nature of the questions that are being framed from this subject, कि सारे direct questions होते हैं। The nature of the subject, कि ये बहुत ही direct subject है, इसमें सिर्फ आपको बेयर एक्ट रीड करनी है और आपका हो गया, खत्म subject. This makes it very easier, very, very easier to fetch more marks. It is very easy to fetch marks in this subject. तो अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपका 20 to 25 क्वेश्चंस आना तय है। इट इज मैंडेटरी। ऑलराइट, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रीसेंट जजमेंट्स आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं। सो ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूपी, बिहार, उत्तराखंड पे स्टार मार्क किया है। वाई? बिकॉज ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेपर 2 होते हैं, इवन इन प्रीलिम्स। मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ अभी ओनली, मैं मेंस की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 is about GK GS and paper 2 is about law. So polity एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। पॉलिटी इज अ पार्ट ऑफ जीके। जीके का एक पार्ट होता है पॉलिटी। जब आप अपनी डेड जीके, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो उसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और पॉलिटी पढ़ते हैं। सो पॉलिटी बीइंग द पार्ट ऑफ द जीके, ये आपके पेपर नंबर 1 में भी पूछा जाएगा एज जीके। पेपर नंबर 2 में तो ये पूछा ही जाएगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं पूछे जाएंगे, पॉलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन 1, कॉन्स्टिट्यूशन 2। कॉन्स्टिट्यूशन 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 2 इज पॉलिटी। तो पॉलिटी यहां भी पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, और पॉलिटी यहां भी पूछा जाएगा जीके के अंदर। तो अब आप देख लीजिए पॉलिटी का वेटेज कितना ज्यादा है। पॉलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। आप अपने पेपर 1 के स्कोर को भी पॉलिटी से अफेक्ट कर सकते हो, पेपर 2 के स्कोर को भी कर सकते हो। तो अगर आप पॉलिटी का टॉपिक प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो, विच रिक्वायर्स मिनिमम एफर्ट। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट ही पढ़ना है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। तो इसमें एफर्ट्स कम लग रहे हैं और मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आने हैं। इतना कोई आपको इस पे ना कमेंट्रीज पढ़नी है लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कमेंट्रीज, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
इसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट रेफर करनी है, आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेयर एक्ट में से ही, एंड देन यू कैन वेरी वेल फेच मोर मार्क्स. सो पॉलिटी इज द सब्जेक्ट जिसमें जो ये आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड एटसेट्रा, ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 पेपर आते हैं, जीके जीएस का पेपर प्रीलिम्स में, जीके जीएस का पेपर अलग आता है, लॉ का पेपर अलग आता है, उसमें पॉलिटी दोनों के अंदर आएगा. पॉलिटी इसका भी पार्ट है, पॉलिटी इसका भी पार्ट है. सो दिस मेक्स पॉलिटी लाइक एविडेंस एक्ट. आपको 2 पेपर में पूछा जा रहा है, आप दोनों जगह मार्क्स फेच कर सकते हो. ऑल राइट. और पढ़ना भी बहुत ईजी है, सिर्फ बेयर एक्ट करनी है. सो मेहनत कम है, मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे इससे आपके. ऑल राइट. अब अगर हम हमारे मेंस पे आते हैं, मेंस में सेम कोई भी और स्टेट है अगर, तो उसमें लॉ के पेपर में जो आपका सिविल लॉ पेपर होता है, उसमें पूछा जाता है पॉलिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. बट एक्सेप्शनली अगर हम यूपी, बिहार, उत्तराखंड एटसेट्रा की बात करें, यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं उसमें एक पेपर इनका जो पूरा का पूरा मेंस का होता है 200 मार्क्स का, वो जीके जीएस पे होता है. और एक पूरा पेपर जो इनका होता है अगेन 200 मार्क्स का, वो सिविल का अलग होता है. पॉलिटी आपके मेंस के जीके जीएस में भी पूछी जाएगी अंडर जीके जीएस, और आपके सिविल में भी पूछी जाएगी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो इवन मेंस में भी पॉलिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज ये दोनों पेपर्स में पूछी जा रही है लाइक प्रीलिम्स. ऑल राइट. यूपी, बिहार, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में जिसमें लॉ का पेपर अलग है, जीके का पेपर अलग आता है. इवन मेंस ऑफ अदर पेपर्स ऑल्सो, अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक राजस्थान है, एमपी है, इसमें भी चाहे जीके का सेपरेट मेंस का पेपर नहीं होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो आता ही है ना सिविल के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. बट अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी का स्कोप ज्यादा होता है, क्योंकि मेंस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो वो फंडामेंटल्स में से पूछते हैं, बिकॉज उसमें थ्योरी ज्यादा होती है, उसमें आंसर लिखने का स्कोप ज्यादा है, उसमें आंसर की वैरायटी मिलने का स्कोप ज्यादा होता है. तो पॉलिटी में से ये लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस ना पूछ के ज्यादा फंडामेंटल्स में से पूछते हैं. बट यहीं अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में डेफिनेटली पॉलिटी में से मेजर पोर्शन आता है, फंडामेंटल्स में से कम पोर्शन आता है. एंड स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, उत्तराखंड जिसमें लॉ का पेपर अलग है, जीके का पेपर अलग है, तो जीके में भी पूछा जाता है, लॉ में भी पूछा जाता है पॉलिटी का पार्ट. सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज, आपके इंटरव्यू में भी पॉलिटी में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज आप जिस पोजिशन के लिए आप compete कर रहे हो, दैट इज जुडिशरी पोजिशन, यू आर एमिंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर. तो आपको जुडिशरी के बारे में कितना पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी एज द पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जुडिशरी की वर्किंग के बारे में कितना पता है, वो आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर एमिंग फॉर. तो आपको, आप जिस चीज के लिए एम कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता है या नहीं, वो बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में. दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल इन पॉलिटी. ये पॉलिटी का ही तो पार्ट है. सो इवन इंटरव्यूज में भी आपसे पॉलिटी पूछी जाती है. ऑल राइट. सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटी. मैंने आपको बता दिया पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी को आपको पढ़ना कैसे है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल में कितनी काम आती है, सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द list of topics that we are going to do in the upcoming lectures. अब मैं आपको list of topics बता दूंगी. It's like the synopsis of the whole subject जो हम आगे डील करने वाले हैं अपने future lectures के अंदर. All right. So this is the list of subjects.
लिस्ट ऑफ टॉपिक, सॉरी, हमारा जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी है वो है, एंड माय फेवरेट, यूनियन जुडिशरी. दिस इज माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक. अगर हम पॉलिटी की बात करें तो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अंदर हम बेयर एक्ट से हटके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. बेयर एक्ट में इसके बारे में काफ़ी लिमिटेड लिखा गया है, बट जब हम बेयर एक्ट से हटके इसमें से पढ़ते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सारी चीज़ें, और मैं आपको नोट्स के फॉर्म में भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगी, तो इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ना, इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. अच्छा, पहले सीनियोरिटी था, देन कॉलेजियम सिस्टम आया, देन एनजेएसी आया, देन एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया गया, नाउ अगेन कॉलेजियम इज बीइंग फॉलोड. तो ये सारी चीज़ें, द हायरार्की ऑफ इवेंट्स, द चेन ऑफ इवेंट्स, जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें पढ़ने में इट गेट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक ऑफ पॉलिटी. सो इसमें हम पढ़ते हैं स्टेयर डिसाइसिस के बारे में. आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट बोलते हैं इसको हम. देन हम आर्टिकल 143 पढ़ेंगे जिसमें हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, किन किन मैटर्स पे कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट उस एडवाइस से बाउंड होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. देन हम सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, यूनियन जुडिशरी में लेट मी टेल यू, यूनियन जुडिशरी का यहाँ पे मतलब है सुप्रीम कोर्ट. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. तो यूनियन के जब हम कंट्री लेवल की बात करेंगे तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं. ऑलराइट, एपेलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों की अपील ले सकता है, कब अपील, एपेलेट जुरिस्डिक्शन अपील आप कब सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, सिविल में कब करोगे, क्रिमिनल में कब करोगे, एटसेट्रा. ऑलराइट, इसके बाद हम करते हैं आर्टिकल 142 के बारे में. आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 इज अ काइंड ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये भी हम करेंगे. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑल से बात करता है. आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी काम क्या है, वो हम देखेंगे. देन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब कैसे अपॉइंट होते हैं, किसके कंट्रोल के अंदर होते हैं. ऑलराइट, एंड देन रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स. रिट्स क्या होती हैं? ऑल दी 5 काइंड्स ऑफ रिट्स हम पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट किन किन केसेस में रिट्स इशू कर सकता है, कब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. एक एक रिट के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिट किस सिचुएशन में इशू की जाती है, ये रिट होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ऑलराइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनियन जुडिशरी. हमारा यहाँ रिट्स के साथ खत्म हो जाएगा. रिट्स के बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है प्रेसिडेंट, जो कि है प्रेसिडेंट. इसके बाद हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है. प्रेसिडेंट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है. देन हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में. अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाना पड़ता है. उस इलेक्टोरल कॉलेज से हम वोटिंग करवाते हैं इन अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर. वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होगा, वो इलेक्टोरल कॉलेज किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने वोट्स देगा, काउंटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सी दीज आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो. सम ऑफ दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो. हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, हम सारी चीज़ें न्यूज़ पे देखते हैं, सारी चीज़ें वी ऑलरेडी नो, बट इसमें हम प्रॉपर प्रोसीजर वाइज पढ़ेंगे सारी चीज़ें. ऑलराइट, प्रेसिडेंट के बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. अच्छा, प्रेसिडेंट में सिर्फ हम उसका इलेक्शन नहीं, हम इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. हम प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल्स की. प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं बिकॉज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की पावर होती है. प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स होती हैं टू ग्रांट पार्डन्स एंड ऑल. ऑलराइट, तो उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे.
ऑल राइट, सेम विथ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, हाउ इज द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। ऑल राइट, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा हमारा। वाइस प्रेसिडेंट के बाद, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट में हमें वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में भी पढ़ना है कि कुछ पावर्स वाइस प्रेसिडेंट के बाद पास भी होती है। रेजिग्नेशन लेना प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट करता है। ऑल राइट, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद विल कम टू पार्लियामेंट। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में हम क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है। ऑल राइट, पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनकी क्या डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, उनको अपॉइंट कैसे करते हैं, उनको रिमूव कैसे करते हैं, लोकसभा का क्या फंक्शन है, राज्यसभा का क्या फंक्शन है, लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या होती है, राज्यसभा की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल 10 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम, ऑल राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट परफॉर्म्स दी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, टू मेक लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशन का मतलब है टू मेक लॉज। अब लॉ बनाने का प्रोसीजर होता है कि पहले किस हाउस में पास होगा, देन किस हाउस में जाएगा, कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, ये जो प्रोसीजर है इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिल। सबसे पहले एक बिल बनता है जो कि एक ड्राफ्ट होता है। ऑल राइट, उस बिल का क्या नेचर है, क्या काइंड है, क्या वो एक ऑर्डिनरी बिल है, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, क्या वो एक फिनेंशियल बिल है, क्या वो एक मनी बिल है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक काइंड ऑफ बिल का प्रोसीजर अलग अलग होता है, पासिंग अलग अलग होती है, मेजॉरिटी अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब पार्लियामेंट के अंदर हम बात करें अगर, तो स्पीकर, अगर लोकसभा की बात करें तो एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। वो दोनों कौन होते हैं, दोनों को कौन अपॉइंट करता है, दोनों के क्या फंक्शंस होते हैं। देन अगर आप राज्यसभा की बात करोगे तो एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। दोनों को कौन अपॉइंट करेगा, दोनों को कौन रिमूव करेगा, दोनों की क्या पावर्स होंगी, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद विल कम टू बजट। एक नया हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बजट। बजट, कहाँ पे बजट पास होता है, बजट से रिगार्डिंग कौन से हाउस के पास पावर्स होती हैं। आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 116 तक हम पूरा बजट में पढ़ेंगे। बजट के बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, जिसमें हम पहले सिर्फ एक आइडिया लेंगे फेडरलिज्म के बारे में, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ पावर्स देखेंगे एंड स्पेसिफिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स। What kind of separation? Legislative distribution of powers. Legislative separation of powers. Separation of powers depending on the legislative nature of the center and the state. कि दोनों के बीच में legislation को लेके क्या powers है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। इसके अंदर हम बहुत सारी डॉक्ट्रीन्स देखेंगे। डॉक्ट्रीन्स जो कि ये है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के को गवर्न करती हैं। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन डॉक्ट्रीन्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ऑल राइट, तो जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन हम एक पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस करने के बाद हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एंड देन रेपग्नेंसी। एंड इसके बाद हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। ऑल राइट, ये सारी डॉक्ट्रीन्स जो हैं ये तो हमारी लेजिस्लेटिव सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग है। इसके बाद हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में है, बट यहाँ पे हम बेसिकली ये पढ़ेंगे फेडरलिज्म में कि इंडिया क्या है। क्या इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं बोलूँ, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन स्टेट
क्या एक फेडरल स्टेट है या क्या एक यूनिटरी स्टेट है। अगर फेडरल स्टेट है तो कौन से प्रोविजंस हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि वो एक फेडरल स्टेट है, वो हम देखेंगे। या फिर अगर ये यूनिटरी स्टेट है तो कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये एक यूनिटरी स्टेट है, तो दोनों के प्रोविजंस। अच्छा, उससे भी पहले फेडरल होता क्या है, यूनिटरी क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कौन से ऐसे दूसरे नेशंस हैं, अगर हम फेडरल हैं तो हम दूसरे यूनिटरी नेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और अगर हम यूनिटरी हैं तो हम दूसरे फेडरल नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बट क्या हम, जो कई लोग कहते हैं कि हम दोनों का मिक्सचर है, वी आर क्वासी फेडरल, इंडिया इज क्वासी फेडरल, इट हैज़ unitary features also and some federal features also. India is a federal state but with some unitary features in it. ये बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बार सुनी है जब हम पॉल साइंस पढ़ते थे। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? पहली बात तो ऐसा किसने बोला है, कौन से केस में बोला है, अगर कोई केस है। उसके बाद ऐसा क्यों बोला जाता है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास तो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ये हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के अंदर, ये हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के अंदर। इसके बाद वील कम ऑन टू इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 352 से हम आर्टिकल 360 तक अगर अच्छे से बेयर एक्ट को रीड कर लेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस में इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स है जो हमें सिर्फ आर्टिकल के थ्रू ही याद हो सकती है। ऑलराइट, इसमें हम पढ़ेंगे, एक होती है ऑर्डिनरी इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, एक होती है फिनेंशियल इमरजेंसी। ऑलराइट, तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों के क्या प्रोसीजर होते हैं, ये तीनों कब कब डिक्लेयर करी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे हमारी यूनियन वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेट जुडिशरी। उसके बाद स्टेट जुडिशरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट जुडिशरी के अंदर हम लोग हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही हाई कोर्ट की जज के पास क्या क्या पावर्स है, हाई कोर्ट की पावर्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में क्या डिफरेंस है, हाई कोर्ट जज को कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर आएगा हमारे गवर्नर आएंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों की क्या कॉम्पोजिशन होती है, दोनों के क्या फंक्शंस होते हैं, दोनों के क्या रोल्स होते हैं, दोनों में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके मेंबर्स की कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे रिमूवल होगा, इनके मेंबर्स क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इनके मेंबर्स की क्या पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद वील कम टू रैंडम टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जिसमें हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे IPS होता है, IAS होता है, नाउ very soon it is going to come up all Indian judicial services, IJS भी होता है नहीं अभी, but very soon the proposal will be out of all India judicial services. Alright, so इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये कमीशंस का रोल क्या होता है, ये कमीशंस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इस कमीशन के चेयरमैन कौन होता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, अदर मेंबर्स हैं वो कौन हो सकते हैं, उनको कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, इन कमीशन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लैंग्वेजेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के अंदर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोर्ट्स में क्या लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती है, लैंग्वेज के रिगार्डिंग अगर कोई कमिटी है, कोई स्पेशल ऑफिसर है जो लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग है, उनको कौन अपॉइंट करेगा, कौन रिमूव करेगा, तो लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग देखेंगे हम। देन सिटीजनशिप।
इंडिया में सिटीजनशिप कौन सी है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब वो सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप के बारे में कहाँ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिटीजनशिप कैसे कैसे अक्वायर की जाती है, बाई बर्थ से होगी, माइग्रेशन से हो सकती है, रजिस्ट्रेशन से हो सकती है। तो उन सब का प्रोसीजर, माइग्रेशन से तो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, देन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, दोनों के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे सिटीजनशिप में। ऑलराइट, लास्ट में मैंने लिखा है रेसिड्यूरी टॉपिक, जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। ये बस मैं इतना बताऊंगी आपको कि ये वो टॉपिक्स हैं जो क्लास में हम नहीं डील कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं जो हम क्लास में नहीं डील कर रहे हैं, हम लोग उसको, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पर इतने नहीं है कि उन पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे से आज तक कभी क्वेश्चंस आए नहीं हैं, बट स्टिल क्योंकि वैसे इम्पोर्टेंस इनकी अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम उनको सिर्फ खुद से, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रीड दीज टॉपिक्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो यहाँ तक के हमारे टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके, ये आपका 98 to 100% ऑफ द सिलेबस कवर करेंगे, एंड एग्जाम में से इन्हीं में से ही आता है, इसके बाहर से आता नहीं है। रेसिड्यूरी टॉपिक्स को मैंने लिखा इसीलिए है क्योंकि आई डोंट वांट यू टू स्किप, आई डोंट वांट यू टू टेक अ चांस। इनमें से जनरली कुछ आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल वाई टू टेक द चांस। इसमें से भी कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, नॉट ऑल ऑफ दीज, बट कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो वो कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट दे आर इम्पॉर्टेंट, तो उनको हम फिर सिर्फ रीड कर लेंगे, और वो भी मैं आपको एग्जैक्टली आर्टिकल नंबर्स बताऊंगी कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको खुद से रीड करने हैं। दैट्स इट। Alright, so these are the topics which we are going to do in the future classes. ये है हमारे list of topics जो हम आगे classes में करने वाले हैं। और पॉलिटी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से यूनियन जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ दी टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। हमारे जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उससे जब से हम अपना सब्जेक्ट टेकअप करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूनियन जुडिशरी। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो यू शुड buck up, you should be prepared for it। आप इसके बारे में चाहें तो आप पढ़ के आ सकते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन जुडिशरी के बारे में क्या दिया है, और फिर आप क्लास को रेफ़र करेंगे। मैं भी आपको यहाँ पे बेयर एक्ट रेफ़र करवाऊँगी, आपको बेयर एक्ट इसकी रीड करनी है, बहुत ज़रूरी है। सो आज मैंने आपको बताया पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी में आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, और पॉलिटी में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनियन जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। That is all for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, please have a nice day. Take care. Thank you so much.